गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका जीव विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक या कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, अर्थात इस प्रकार की कोशिका जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव का मतलब आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है या पुरातन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकैरियोटिक का मतलब आप लोगों को पता चल ही गया। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। यू का मतलब होता है यू, और प्रो या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड को समझने के लिए पहले हम इन्हें अंग्रेजी में रूपांतरित करते हैं और फिर अंग्रेजी से हिंदी में। तो यू का मतलब अंग्रेजी में एडवांस, और एडवांस का मतलब क्या हो गया? विकसित। और कैरियोटिक वही न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। तो इस प्रकार की कोशिका जिसमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। एवं इस प्रकार की कोशिका जिसमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, पुरातन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब केंद्रक की संरचना के आधार पर देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अपने उदाहरण है जैसे बैक्टीरिया। अब अगर बैक्टीरिया के केंद्रक को देखें तो क्या होता है? इस प्रकार का ये केंद्रक है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अगर केंद्रक को अपन देखें तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इस प्रकार का केंद्रक है। ये मैं केंद्रक की संरचना बना रहा हूं। केंद्रक भी क्या है? अपने आप में एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। यहां किसमें? ये कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका, इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है। तो अब इन दोनों केंद्रकों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहां जो केंद्रक है या इसका अगर अपन बात करें ये क्या है, तो ये क्रोमेटिन पदार्थ है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यही क्रोमेटिन पदार्थ कोशिका विभाजन के समय, यही क्रोमेटिन पदार्थ जो है वो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन पदार्थ हो गया, ये अपना केंद्रक द्रव्य, और यहां कोशिका के अंदर जो द्रव्य होगा वो क्या होगा? वो कोशिका द्रव्य। और अब देखिए केंद्रक के अंदर केंद्रक के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका। और ये क्या होगी? अपनी केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक झिल्ली क्या कर रही है? केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ क्या है? केंद्रक द्रव्य। और ये जो रिक्त स्थान मैंने दिखाए हैं यहां पर, ये है केंद्र रंध्र सम्मिश्र, अर्थात रंध्रों का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, जो ये द्रव्य के आदान प्रदान को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। और जब आवश्यकता होती है तब वो कोशिका द्रव्य को अंदर ग्रहण कर लेता है, और जब केंद्रक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाती है। खैर, अब देखिए दोनों में अंतर, प्रोकैरियोटिक केंद्रक और यूकैरियोटिक केंद्रक के अंदर। यहां केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या है? सेम है। तो यही तो क्या इसका केंद्रक है, और यही इसका क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ है, ठीक है। और यहां केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है, और केंद्रिका जैसी भी कोई संरचना यहां नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से जब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग अलग हो जाते हैं, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग अलग हो जाते हैं, किसके द्वारा? केंद्रक झिल्ली के द्वारा। तो उस प्रकार के केंद्रक को विकसित प्रकार का केंद्रक कहते हैं। अब अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में कुछ अंतर देखते हैं। हालांकि आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों ही शब्द जो है डोहार्टी नामक वैज्ञानिक ने दिए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए दोनों में अंतर। देखिए केंद्रक के अंतर्गत तो अपन अंतर कर ही चुके हैं कि
केंद्रक के अंदर अंतर की बात करें तो मैं आपको 4 अंतर बता देता हूं। सबसे पहली बात, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और केंद्रक झिल्ली पाए जाने के कारण क्या होगा, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक होगा, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग अलग होगा। केंद्रक के अंदर केंद्रक के समान एक संरचना केंद्रिका और पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती। ठीक है, और इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम प्रकार का केंद्रक है, वो विकसित प्रकार का केंद्रक है। अब देखिए 2-3 अंतर और कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सत्य केंद्रक का अभाव होता है, तो जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक को अपन क्या कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस या सत्य केंद्रक कहते हैं। दूसरा, डीएनए हिस्टोन के साथ संलग्न नहीं होता। हिस्टोन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो डीएनए के साथ में पाई जाती है। किसमें, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। क्रोमेटिन पदार्थ जो है वो किसका बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है। ठीक है, तो डीएनए हिस्टोन के साथ संलग्न होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए हिस्टोन के साथ संलग्न नहीं होता। इसके अलावा इनका जो आकार है, आयतन है, वो बहुत छोटा होता है। किसका, अपन ये लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार छोटा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं का आकार जो है प्रोकैरियोटिक की तुलना में बड़ा होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में आकार इनका बड़ा होता है। अगर आकार आयतन की बात करें तो इनका आयतन 0.2 से 10.0 म्यू एम क्यूब आयतन की सेल्स इनकी होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो 1000 से 10,000 म्यू एम स्क्वायर आयतन वाली सेल्स इनकी होती है। इसके अलावा आप कोशिका वाले पार्ट में कोशिकांग पढ़ेंगे, थोड़े बहुत आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे 10वीं तक आप लोगों ने पढ़ा था। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, आप लोगों को याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी का, लाइसोसोम, परोक्सिसोम, अंतःपर्दीय जालिका, ये सारे के सारे क्या है, कोशिकांग हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लगभग सभी कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, एक कोशिकांग होता है राइबोसोम। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो यहां हम बात करें कि राइबोसोम जो है वो 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अपन ने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का शक्ति ग्रह। तो शक्ति तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को भी चाहिए, तो इनको एनर्जी या शक्ति जो है वो कहां से मिलती है, तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शक्ति ग्रह जो है वो क्या होता है, मीजोसोम होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आप लोग जानते हैं कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या इसका शक्ति ग्रह होता है। तो ये अपना मुख्य प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर हो गया। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे किंगडम सिस्टम या जगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली यानी संपूर्ण सजीवों को, जितने भी सजीव हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, पादप और जंतु। किसने किया, कैरोलस लिनियस ने। कब किया, 1758। और पादप और जंतु के बारे में अपन पढ़ के आ चुके हैं। पादप और जंतु में अपन ने अंतर पढ़ा था। तो पादपों के अंतर्गत जो बिंदु अपन ने लिखे थे वो पादपों का वर्णन है, और जंतु के अंतर्गत जो अपन ने बिंदु लिखे थे वो जंतुओं का वर्णन है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, केवल कोशिका के आधार पर, अगर कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित है तो वो क्या हो गया, पादप हो गया, और कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं है तो वो क्या हो गया, जंतु हो गया। अर्थात द्विजगत प्रणाली, संपूर्ण सजीव जगत को सबसे पहले अरस्तु ने 2 भागों में बांटा था, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन जो है कैरोलस लिनियस ने किया था, इसलिए द्विजगत प्रणाली प्रदान करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, कैरोलस लिनियस को जाता है। ठीक है, इन्होंने 2 भागों में संपूर्ण सजीव जगत को विभाजित किया। कौन कौन से, पादप और जंतु। उसके बाद में आती है त्रिजगत प्रणाली। यह प्रणाली किसने दी, अर्नेस्ट हैकेल ने दी। कब दी, लगभग
100 साल के बाद में 1866 ईस्वी के अंतर्गत अर्नेस्ट हैकेल ने एक और जगत की कल्पना की जिसका नाम उन्होंने रखा प्रोटिस्टा। तो आप लोगों को पता है कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, या यूं कहें कि मूलभूत छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका का समूह क्या कहलाता है? आप लोगों को ध्यान होगा, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को वो संरचना के आधार पे हो या कार्य के आधार पे हो या उत्पत्ति के आधार पे हो, 3 आधार है अपने पास, वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंगतंत्र, अंगतंत्र के समूह को शरीर। खैर अपन इतना आगे फिलहाल नहीं जा रहे, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि वे जीव जिनमें उत्तक विभेदन नहीं होता है, अर्थात कोशिकाएं होती है, या यूं कहते हैं कि एक ही कोशिका होती है, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, या जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं भी हो लेकिन अभी तक उनका संगठन नहीं बना है, उत्तक नहीं बने हैं। ठीक है, इस प्रकार के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, कोशिकाओं के समूह को। तो जब तक उत्तक नहीं बनते लेकिन वो क्या है? जीव है, ऐसे जीवों को प्रोटिस्टा वर्ग में रखा। पादप वही पुराने वाला, वे सजीव जिनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पादपों के अंतर्गत आते हैं। जिनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब अगर उनमें कोशिकाओं की संख्या, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, अगर कोशिकाओं की संख्या उत्तकों तक नहीं पहुंची है तो उसको किसके अंतर्गत रख दिया? प्रोटिस्टा। तो ये हो गया अपना त्रिजगत प्रणाली, और त्रिजगत प्रणाली किसने दी? अर्नेस्ट हैकेल ने। और लगभग इसी के 100 साल पश्चात देखिए 1956, ठीक है, 90-91 साल कम है, फिर आई 4 जगत प्रणाली। 4 जगत प्रणाली किसने दी? कोपलैंड ने दी। ठीक है, 4 जगत प्रणाली के अंतर्गत 2 तो अपने वही ऊपर वाले, जो पादप थे उनको नाम दे दिया प्लांटी, और जो जंतु थे एनिमल्स उनको नाम दे दिया एनिमेलिया। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा है वो और जो मोनेरा है वो। तो अभी पहले जो अपन ने, इसीलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अपन ने अध्ययन पहले किया था ताकि ये वर्गीकरण अपने को समझ में आ सके। अब देखिए मोनेरा, मोनेरा में इन्होंने रखा एक कोशिकीय जीवों को, प्रोटिस्टा में भी रखा एक कोशिकीय जीवों को, यानी दोनों के अंतर्गत क्या है? एक एक कोशिका है। प्लांटी में बहुकोशिकीय, एनिमल में बहुकोशिकीय। अब मोनेरा में कौन से एक कोशिकीय थे? तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, ठीक है, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यानी कोशिका किस प्रकार की है? यूकैरियोटिक है, लेकिन वो कैसी है? वो यूकैरियोटिक है, सॉरी, कोशिका कितनी है? एक है, लेकिन किस प्रकार की है? यूकैरियोटिक। मोनेरा में कोशिका किस प्रकार की है? प्रोकैरियोटिक। कितनी है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा में, बहुकोशिकीय पादपों को प्लांटी में, बहुकोशिकीय जंतुओं को एनिमेलिया में। उसके बाद में जो इस अध्याय में अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके ऊपर कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में, पीएमटी वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कौन सी है? 5 जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने। कब दिया? 1969 में। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, ये जो 4 जगत वाली प्रणाली थी वही चारों प्रणाली यहां है, एक और ऐड कर दिया, कवक। किस में से निकाला इस कवक को? प्लांटी में से। अपन जानते हैं पादप क्या होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप क्या होते हैं? स्वपोषी प्रकार के होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, अब कवक भी क्या है? पादप है, लेकिन कवकों के अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है और इसके कारण वो परपोषी या परजीवी या मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं, अर्थात इनमें कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। भोजन की आवश्यकता के अनुसार ये क्या होते हैं? परपोषी प्रकार के होते हैं। तो ये एक अलग समूह और जोड़ दिया। बाकी मोनेरा वही, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक, कवक बहुकोशिकीय, पादप
परपोषी प्रकार के, प्लांटी बहुकोशिकीय, पादप एनिमेलिया बहुकोशिकीय जंतु। ये पंच जगत प्रणाली है जो किसने दी थी? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब दी? 1969 में। इन्होंने समस्त सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसका अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।